पान के स्टॉल पर आप सबका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज के दिन का दूसरा मुज़ाकरा बस शुरू होने वाला है। इस मुज़ाकरे का उन्वान है शाम अफ़साना। इस मुज़ाकरे में अफ़साने पर गुफ्तगू भी होगी और जो हमारे अफ़साना निगार हैं, तख्लीक़ कार हैं, वो अपने अफ़साने या कुछ इक़्तबासात अपने अफ़सानों के पेश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही सीनियर तख्लीक़ कार अफ़साना निगार डॉक्टर निगार अज़ीम साहिबा, डॉक्टर शबाना नज़ीर साहिबा, डॉक्टर शहनाज रहमान और जनाब ज़ाकिर फैज़ी साहब इस मुज़ाकरे की निज़ामत करेंगे। हमारी एक और तख्लीक़ कार हैं डॉक्टर रक्षंदा रूही, वो रास्ते में हैं, वो हमें कुछ ही पल में, कुछ ही मिनटों में ज्वाइन करेंगी। तो मैं अपने तमाम मेहमानान किराम का इस्तकबाल करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ और कि वो उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, शाम अफ़साना के लिए। चूँकि वक्त कम है, 1 घंटे का प्रोग्राम है, तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अब माइक इस प्रोग्राम के नाज़िम जनाब डॉक्टर ज़ाकिर फैज़ी साहब के हवाले करता हूं और उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जनाब डॉक्टर ज़ाकिर फैज़ी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब साहब। ठीक है। मोहतरम हाजरीन, हिंदी के एक बहुत ही मशहूर लेखक और कवि हैं उदय प्रकाश। उनकी एक छोटी सी नज़्म है, आदमी आदमी मरने के बाद अब आ रही मेरी आवाज़ आपको? तो उदय प्रकाश की एक छोटी सी नज़्म है, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलने के से और कुछ नहीं सोचने से आदमी मर जाता है। मैं ज़ाकिर फैज़ी, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे और हम सबको सोचने और बोलने का मौका फ़राहम किया और हमको मरने से बचा लिया। आज की महफ़िल शाम अफ़साना एक ऐसी महफ़िल है जिसमें हम शाम अफ़साना में अफ़सानों पर गुफ्तगू करेंगे, अफ़सानों पर सवालात करेंगे। बाज़ाब्ता इसमें अफ़साने नहीं पढ़े जाएंगे, अगर मुमकिन हुआ तो कोई छोटा सा अफ़सानचा या फिर अफ़साने का इक़्तिबास पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे जो मेहमानान हैं उनका इस्तकबाल कराना चाहता हूँ। हेलो हेलो। तो मैं सबसे पहले हमारी जो सबसे एक मोतबर अफ़साने निगार हैं आपकी डॉक्टर निगार अज़ीम साहिबा, उनका तारुफ़ कराना चाहता हूँ। अब आ रही है आवाज़ मेरी? मरहूम अंजुम उस्मानी साहब अक्सर कहा करते थे कि निगार आपा उर्दू दुनिया की तीसरी आपा है। इस्मत आपा, ऐनी आपा और निगार आपा। डॉक्टर निगार अज़ीम साहिबा, जिनको हम सब एक अफ़साने निगार की नाक़िद की हैसियत से जानते हैं, पहचानते हैं, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। उनके 3 अफ़सानवी मजमूए मंज़र-ए-आम पर आ चुके हैं और इस वक्त मौजूदा जो अफ़सानवी मंज़रनामा है वो उसमें एक मोतबर शख्सियत के तौर पर जानी पहचानी जाती हैं।
इसके अलावा उनकी और बहुत सी किताबें हैं जो हम सब जानते हैं, और कई किताबें ऐसी हैं जो जो हमारे इसका रिसर्च स्कॉलर हैं उनके लिए बहुत मुफीद हैं। इसके अलावा आप बनात की सदर हैं। जब से बनात कायम हुई है, मुझे लगता है कि उर्दू की ख़ास तौर से ख़वातीन की दुनिया में एक नया जोश, नया जज्बा आ चुका है। और दूसरे नंबर से मेरी मुराद है कि हमारे एक और अफ़साने निगार हैं जो अभी नहीं पहुंच पाई हैं, उनका मैं तारुफ उनके आने पर ही दूंगा। हमारे दरमियान मौजूद हैं शबाना नज़ीर साहिबा। शबाना नज़ीर साहिबा शायरा हैं। इनके 3 अफ़सानी मजमूए हमारे निगाह से गुज़र चुके हैं। गुज़रगाह ख़यार, लहर लहर नदियाँ गहरी, सागर किनारे, और कुलियात सफ़र रफ़त शरोश के ताल्लुक़ से भी आपका कई किताबें हैं। रजनीगंधा किताब है। आप टीचर ट्रेनर हैं, सोशल वर्कर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं। तो आज हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे कई सवाल करेंगे। और हमारे दरमियान डॉक्टर शहनाज रहमान साहिबा बैठी हैं, बिल्कुल यंग स्कॉलर हैं, अफ़साने निगार हैं, नाक़िद हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता हैं। तो मैं उनका, रक्षनदार रूही साहिबा अभी आती हैं, उनके भी तारुफ देंगे, का इस्तक़बाल करता हूँ इन सब का। और हमारी जो शहनाज रहमान है, इनके जो अफ़साने हैं वो कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और बहुत निराले अंदाज में आप लिखती हैं। तनक़ीद में भी इनकी कई किताबें आ चुकी हैं। मैं इनका भी इस्तक़बाल करता हूँ। रक्षन रूही साहिबा आप आती ही होंगी, मैं उनका तारुफ बाद में आपकी खिदमत पेश करूँगा। तो निगारा पर सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। सवाल यह है कि कई बार ऐसा होता है कि मैं कई तरह के अफ़साने पढ़ता हूँ। अलामती अफ़साने होते हैं, हकीकत निगारी के अफ़साने होते हैं, रोमानी अफ़साने होते हैं, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के अफ़साने हैं, क्या सबकी अपनी अपनी जगह अहमियत है, या हम इनको अफ़सानों को अफ़सान अव्वल, दोयम, सोयम में तर्जुमा रख सकते हैं? तो प्लीज़ ज़रा से इस बारे में अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँगा। जी, आवाज़ है मेरी? चल रही? हाँ, फैज़ी साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। लेकिन हेलो, अच्छा सवाल है और तफसील तलब है। देखिए, अफ़साना सोयम दोयम कुछ नहीं होता है। अफ़साना ज़िंदगी है और आप ज़िंदगी को नंबर नहीं दे सकते हैं। आप जिस तरह चाहें जिएं, ये आपका हक़ है। तो अफ़साना ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम नंबर देना मुनासिब नहीं समझते कि इसको हम किस हिस्से में रखें या किस कैटेगरी में रखें। हाँ, इतना ज़रूर है, अलामती अफ़साना हो, हकीकत निगारी हो, या अब तो और दूसरे बयानियाँ नए नए शुरू हो गए हैं। ख़ुतूत निगारी के तौर पर अफ़सानचे भी आ गए हैं, तकनीक बदल गई है अफ़सानों की। देखिए, अफ़साने का याद रह जाना बड़ा अहम है। आप चाहे अलामती अफ़साना पढ़ें, आप हकीकत निगारी का कोई अफ़साना पढ़ें, आप माबाद जदीदियत दौर में चले जाएं तो बहुत ही अलग तरह की अलामतें थी, सोचिए आप। तो ये आप सब अफ़साने पढ़ लीजिए, नंबर आपका जहन देगा कि आपको क्या याद रह गया, कौन सा अफ़साना आपको याद रह गया, तो आप खुद ही नंबर दे लेंगे उसको। और इस मामले में जहाँ तक मेरी अपनी राय है, हम तरक्की पसंद तहरीक लोग कहते हैं ख़त्म हो गई है, मर गई है। देखिए, कोई भी तहरीक ख़त्म नहीं होती है, मरती नहीं है, उसके असरात रह जाते हैं। तो इतने बरसों बाद आज भी जो अफ़साना मारूफ़ है या दिल पे असर छोड़ता है, आपको हुड़काता है, आपको रुलाता है और आपको सोचने पर मजबूर करता है, समाज से जुड़ा हुआ है, फ़र्द से जुड़ा हुआ है, ज़माने से जुड़ा हुआ है, वही आपको याद रहेगा और वही अफ़साना कामयाब है। उसी को नंबर 1 कह सकते हैं। निगारा आपा, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही है
और अक्सर हमारे प्रोफेसर अबू बकर अब्बाद साहब भी यही फरमाते हैं कि अफ़साना वो अच्छा होता है जो याद रह जाए। तो मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मैं शबाना नज़ीर साहिबा से करना चाहूँगा। शबाना नज़ीर साहिबा, आपके ख़्याल में कामयाब अफ़साना हम किसे कह सकते हैं? हालांकि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको दोहरा रहे हैं सवाल को, लेकिन इसको आप अपने लफ्ज़ों में, अपने अंदाज़ में बताइएगा। क्या वो कामयाब अफ़साना मुझसे कह सकते हैं जिसका उसलूब अच्छा हो, जिसका मौज़ू मुनफरिद हो, या ज़बान व बयान के हवाले से कई अफ़साने हम ऐसे पढ़ते हैं जिसकी ज़बान बहुत ही खूबसूरत होती है मगर उसका मौज़ू कोई ख़ास नहीं होता। कई बार ऐसा होता है मौज़ू बहुत अच्छा होता है लेकिन उसका उसलूब या ज़बान बेहतर नहीं होती। तो आपकी नज़र में उस उसलूब ज़्यादा अहमियत रखता है, मौज़ू ज़्यादा अहमियत रखता है, या अंदाज़ बयान? असल में जो भी तसनीफ़ होती है, हर सिन्फ़ के कुछ अज्ज़ा होते हैं। तो अफ़साने के भी कई अज्ज़ा हैं, किरदार है, प्लॉट है, उसलूब है, लेकिन उसकी इब्तदा होती है, इर्तिक़ा होती है, इख्तिताम होता है। लेकिन ये जो इसके जुज़ हैं, इनको आप वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं रख सकते हैं। ये जितना ज़रूरी प्लॉट है उतना ही ज़रूरी किरदार है और उतना ही ज़रूरी उसलूब है। तो दरअसल पूरा अफ़साना इन तमाम अज्ज़ा के एक प्रॉपर आमेज़िश से ही जो बनता है उसे हम अच्छा अफ़साना कहेंगे। और जैसे अभी निकार साहिबा ने फरमाया कि जो याद रह जाए, यानी वो अफ़साना जिसको हम अपनी ज़िंदगी के आईने में देख सकें और जिसका तासुर रहे। एक अफ़साना वो जिसको हमने पढ़ा और ख़त्म हो गया, और एक अफ़साना वो होता है जिसको हमने पढ़ा और उसका तासुर रहता है। सपोज़ मैं अगर आपसे कहूँ कि चंद अफ़साने मेरी ज़िंदगी में ऐसे आए हैं जिनको मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद बहुत ज़माने तक मैं उसके हिसार से निकल नहीं पाई। मैंने अपनी ज़िंदगी में बारहा ऐसे मौक़े देखे जहाँ मैंने बार बार उस अफ़साने को एसोसिएट किया उससे। अगर मैं कहती हूँ कि मैं इसमें चुग़ताई का अफ़साना, चौथी का जोड़ा कहती हूँ आपसे। चौथी का जोड़ा एक ऐसा अफ़साना था जिसको जब मैंने पढ़ा तो पढ़ने के बाद बहुत देर तक उसके बारे में सोचती रही। फिर मैंने अपने अतराफ़ में, अपने समाज में, अपने ख़ानदान में ऐसे बहुत से घर देखे जो मुझे लगा कि ये अफ़साना उनकी अक्कासी कर रहा है। कुछ अफ़साने ऐसे होते हैं, अब उसमें आप हर चीज़ को देखिए, प्लॉट भी देखिए, बामुहावरा ज़बान भी देखिए, आप उसमें किरदार भी देखिए। बहुत से अफ़साने ऐसे होते हैं जो आपके जहन को झंझोड़ जाते हैं। आप वाहिदा तबस्सुम का अफ़साना उतरन देखिए, आप उसको कितना सोचें, उसके सोचने की इंतहा नहीं रहती। जब मैं उस अफ़साने को सोचती हूँ तो हमें एक मौसर, एक अच्छा अफ़साना वो है जिसके अज्ज़ा इस तरीक़े से मिले जुले हों कि वो पूरी फ़िज़ा को मौसर बनाएं, उसको हम अलग अलग कैटेगरी में ना रखें। तो मेरा यही है आपने। और जैसे आपने कहा कि अफ़साना कई बाजदा तबस्सुम की बात की, और जिन अफ़सानों का आपने ज़िक्र किया कि जब मुझे अभी आज तक याद हैं वो, और कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी महफ़िल में बैठा हूँ जो अदबी महफ़िल भी नहीं है, वहाँ पर मुझे कोई कहानी आ जाती है जो मैंने पढ़ी है, ख़ास तौर से हिंदी की कहानियाँ मुझे अक्सर याद रह जाती हैं, तो वो कहानियाँ मैं लोगों को सुनाता हूँ। तो आपने बिल्कुल सही कहा, बात जो निगार आपने कही वही है कि अफ़साने का जो तासुर है वो याद रह जाना ज़रूरी है। तो बहुत शुक्रिया। और अब हम आगे बढ़ते हैं। शहनाज रहमान साहिबा, मैं अब आपसे एक सवाल करना है और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो आपके जिस भी ख़यालात हों, कि मौजूदा अफ़सानवी मंज़रनामे में उर्दू अफ़साने की तनक़ीद के बारे में आपका क्या ख़्याल है? आप जो आज तनक़ीद लिखी जा रही है अफ़सानों पर, उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? वो सही तनक़ीद है या नहीं है? और आप जो किताबें तनक़ीद की आ रही हैं उसको आप किस ज़ुमरे में रखती हैं? बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता 10-15 बरसों में उर्दू अफ़साने की जो तनक़ीद हुई है वो 10-15 बरसों से पहले जो तनक़ीद थी वो इत्मीनान बख्श थी, लेकिन जो 10-15 बरसों से हो रही है वो कुछ परेशान कुन है, क्योंकि उसकी कई वजूह हैं।
एक वजह तो ये है कि हम बहुत उजलत पसंद वाक़े हुए हैं। कोई भी अफसाना पढ़ा फ़ौरन उस पर तासुर बयान कर देना जो है कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि खुलासा बयान कर देना या उसमें किरदार जो कुछ अफसाने में किरदारों के मुतालिक बयान किया गया है उसको बयान कर देना तनकीद नहीं है। उसके उसलूब और ज़बान पर बात की जाए और वो चीज़ आप बयान कीजिए जो सामने नज़र नहीं आ रही है। आप अफसाने से वो तमाम नकात अख़ज़ कीजिए जो सामने नज़र नहीं आती हैं। तो वो उसको तनकीद कहें या तासुर कहें, तासुराती तनकीद भी हो रही है। लेकिन अब इस वक्त जो हम देख रहे हैं, हम जो मज़ामीन जो शाया हो रहे हैं अफसाने पर, ख़ास तौर पर रिसालों में जो रुझान एक तय होता है या बनता है वो उमूमन रिसालों से ही होता है। तो जो रिसालों में मज़ामीन जो शाया होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें बस अफसाने का खुलासा बयान कर दिया गया और 2-4 जुमले ज़बान पर लिख दिए गए और 2-4 कोटेशन हो गए किसी नाक़िद के। तो इस तरह से मज़मून एक तैयार हो जाता है। तो इस वक्त जो तनकीद हो रही है इत्मीनान बख्श तो नहीं है, लेकिन अभी जो हमारे कुछ अर्से पहले जो हुई थी तनकीद वो इस खला को पुर करने के लिए काफ़ी है। वारिस अलवी हैं, अबुल कलाम कासमी हैं और हमारे जो सीनियर नाक़िद हैं शाफ़ी किदवई हैं, तो उनकी तनकीद पढ़कर अभी भी हम सीख रहे हैं और लिखते भी हैं। लेकिन उनकी तहरीरें ऐसी होती हैं जिसे सीखा जा सके, तो उनको मैं इस्तिस्ना कर रही हूँ। लेकिन नई नस्ल के मुतालिक अगर आप सवाल करें कि नई नस्ल की तनकीद कैसी है तो उससे इत्मीनान नहीं है। बहुत शुक्रिया शहनाज। और आपने सही फरमाया कि तासुराती चीज़ें ज़्यादा सामने आ रही हैं और जो अच्छा लिख सकते हैं उनके साथ मुश्किल यह है क्या तो वो किसी अफसाने की तारीफ़ ही करते रहेंगे कि क्या कमाल की चीज़ है, क्या ऐसा है वैसा, या फिर उसमें खामियाँ नजर आ जाए। जब खामियों की बात होती है तो उसको बिल्कुल किया जाता है। मामला ये है कि जब ऐसा होता है तो ऐसा लगता है क्या तो कि आप दोस्त निभा रहे हैं या फिर दुश्मनी कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि ईमानदारी से जो तनकीद लिखी जानी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया शहनाज। और हमारे दरमियान एक मेहमान और तशरीफ़ लाई हैं, डॉक्टर रक्षंदा रोहित। आप बहुत ही अच्छे अफसाने लिखती हैं और आपकी पहचान मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू और हिंदी में यकसा है आपकी मकबूलियत, आपकी जो पहचान है। आपके 3 अफसाने मजमू शाये हो चुके हैं, मगर एक शाख निहाल गम, स्टोर, ख्वाब जागती आँखों का। इसके अलावा आप जो ज़्यादा है ये आपका तर्जुमे पर बहुत अच्छा काम है। आपने बहुत सारी किताबें उर्दू से हिंदी में तर्जुमा की हैं, हिंदी से उर्दू में तर्जुमा की हैं। और अहम बात यह है कि उन सारी किताबें वो ऐसी किताबें तर्जुमा की हैं जो पढ़ी जानी चाहिए। तो आपकी खिदमत में मैं एक सवाल करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें। क्या वाकई उर्दू अफसाने या नावल का कारी गायब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, या ऐसे एक वहम है हम लोगों को कि अब किताबें लोग ख़रीदते नहीं हैं, कारी पढ़ने वाले नहीं हैं? बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ी साहब। और ये प्रोग्राम तो बातचीत के लिए ही है मेरे ख़्याल है, तो इजाज़त के लिए तो खैर कोई मेरे ख़्याल ज़रूरत नहीं थी और मैं थोड़ा लेट हो गई, सॉरी। जहाँ तक आप कहते हैं कि कारी गायब हो रहा है, कारी अगर गायब हो जाता तो हमारे जो अभी मेले इतने सारे लगे, आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, अलीगढ़ में 75,000 या कितनी रोज़ाना किताबें बिका करती थी, या इससे भी ज़्यादा शायद बिकती हैं। और मेरी कहानियों को पढ़ के तो बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं आजकल और ईमेल भी आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कारी गायब हुआ है। जहाँ तक ये सोशल मीडिया का ताल्लुक़ है तो उस पर भी अफसाने पोस्ट करते हैं हम लोग। तो कारी तो वो भी होता है जो ऑनलाइन पढ़ता है, किताबों ही का कारी होना ज़रूरी तो नहीं है। ऑनलाइन तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली हमें सारे उसके जवाबात या उसके जो भी हमारे तासुरात होते हैं फ़ौरन ही मिल जाते हैं। कारी कम तो हुआ है, वो तो मुझे लगता है कि हर ज़बान का कम हुआ है। किताबों का चलन कम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बच्चों की डाइवर्जन बहुत ज़्यादा है और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी कहानी से हमें कुछ ज़्यादा इंस्पायर होने की ज़रूरत है। ऐसा मेरा सिर्फ अपना ख़्याल है, क्योंकि हिंदी में जो नौजवान लड़के और लड़कियां बहुत लिख रहे हैं आजकल,
और उर्दू में बच्चे, हमारे जो नौजवान नस्ल है वो कम लिखती है, इसलिए मॉडर्नाइजेशन थोड़ा कम होता है जहाँ तक मुझे महसूस हुआ आज। और अगर हमारे नौजवान बच्चे उर्दू में लिख रहे हैं, जैसे ये हमारी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लिखने वाली हैं उर्दू की, इस तरह के बच्चे जब लिखते हैं तो मॉडर्न होती है कहानी, लेकिन वो कम होते हैं। तो मुझे लगता है ज़्यादा बच्चे लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा लिखेंगे। और कारी तो है, थोड़ा कम ज़रूर है लेकिन है। तर्जुमे के लिए कुछ आप पूछ रहे थे शायद जी। तर्जुमे का सवाल मैं बाद में करूँगा। ओके, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपका। और आपने सही कहा, जब हम जाते हैं, जैसे अभी मैं हालांकि अलीगढ़ आलमी किताब मेले में नहीं गया था, वहाँ मुझे पता चला बहुत नावल बिके गए, सेल हुए हैं और बहुत से लोग किताबें ख़रीदी हैं। तो ऐसा लगता है जैसे किताबें जो ख़रीदने का सिलसिला है वो कम नहीं हुआ है। अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि शायद अंग्रेज़ी किताबें, इंग्लिश किताबें ज़्यादा बिकती हैं, हिंदी किताबें थोड़ी उससे कम बिकती हैं और उर्दू किताबें उससे कम। जहाँ तक फ़िक्शन का ताल्लुक़ है, मुझे ऐसा लगता है फ़िक्शन खूब पढ़ा जा रहा है, फ़िक्शन कम नहीं हो रहा है पढ़ना। तो मैं एक बार फिर निगार आपा की तरफ रुख करता हूँ और अगला सवाल आपसे करूँगा। आपकी खिदमत में जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ, जो नए लिखने वाले हैं उनके ताल्लुक़ से है। अभी हालांकि रक्षन दरूवी साहबा ने इशारा किया है, जो नए लिखने वाले हैं, ख़ास तौर से वो नए लिखने वाले जिन्होंने 21वीं सदी से लिखना शुरू किया है, जिनको ऐसे कह सकते हैं 20-25 साल हुए हैं, उनके अफ़साने, उनके तख्लीक़ात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या उसमें कुछ नयापन है? अगर नयापन है तो नयापन के साथ अफ़सानापन जो होना चाहिए, जो कहानीपन होना चाहिए, जो ज़बान बयान होना चाहिए, क्या वो उसमें है या नहीं है? देखिए, नए लिखने वालों में 3 तो मेरे सामने यहीं मौजूद हैं स्टेज पर। रक्षंदा साहिबा हैं, शहनाज रहमान हैं और आप हैं। पहले मैं यहीं से शुरू करती हूँ। तो ये तीनों अफसाना निगार हालांकि मुनफरिद हैं एक दूसरे से। रक्षंदा साहिबा रोमानी अफसाने लिखती हैं ज़्यादातर, शहनाज रहमान समाजी अफसाने लिखती हैं, और आपका समाज से भी ताल्लुक़ है, समाजी अफसाने भी हैं और आलमी अफसाने भी हैं आपके। शबाना नज़ीर साहिबा भी अफसाने लिख लेती हैं और कम लिखती हैं लेकिन मौसर होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी कि ये बेकार लिख रहे हैं या कुछ नहीं लिख रहे हैं। देखिए, कोई भी तहरीर बेकार नहीं होती है, उसे समझने की ज़रूरत होती है। वही बात मैं फिर दोहराऊँगी, अगर आपका अफसाना समाज से और फ़र्द से जुड़ा हुआ है, उसमें दर्द है, उसमें हिस्सियत है, उसमें किसान है, उसमें मज़दूर है, उसमें नफ्सियात है, तो आप कैसे कह देंगे कि अफसाना बेकार है? होता क्या है, हम बयान क्या कर रहे हैं, हम कितना उसमें ऐसा मैटर डाल रहे हैं, ऐसी चीज़ें पेश कर रहे हैं जो अपील करती हैं, है ना। कुछ अफसाने ऊपर से गुज़र जाते हैं बिल्कुल। अब हमें मंटो का खोल दो आज तक क्यों याद है? आप सोचिए ना, आज वही ज़माना फिर है जिसमें हम जी रहे हैं, लेकिन वो नहीं भूलेंगे हम। इस मौजू पर अब बहुत अफसाने लिखे जा रहे हैं, लेकिन एक तो रिपोर्ट होती है कि हमने रिपोर्ट बयान कर दी किसी ख़बर को देखकर, है ना। एक होता है अफसाने को अंदर उतारना, फिर उसको पेश करना। तो नए लिखने वाले थोड़ा अभी वक्त चाहिए उनको। इनके आप तीनों के अलावा जो हमारे सामने मंज़र पे हैं इस वक्त, उन्हें थोड़ी जल्दबाजी है। वो ये चाहते हैं कि 2, 4, 5, 6 अफसाने लिखकर या एक मजमुआ हमारा आ गया तो हम बहुत बड़े अफसाना निगार बन गए हैं। नासरा शर्मा साहिबा मेरे सामने तशरीफ़ रखती हैं। आप बताएं कितना अरसा हो गया है लिखते हुए, तो वो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये वक्त बताता है, वक्त तय करता है। लेकिन हमें उस चीज़ पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, और अगर हमें मौका मिले तो हमें अपनी बात दूर तक फैलानी भी चाहिए कि आप समाज से जुड़े रहें, समाजी अफसाने लिखें, दर्द बाँटें, उसको पेश करें। उसमें कोई ना कोई ऐसा पहलू ज़रूर हो जो आपको स्ट्राइक करता हो।
चाहे वो किरदार का हो, चाहे वो मौजू का हो, चाहे वो बयानिया का हो। असल में होता ही है आजकल जो बच्चे लिख रहे हैं नए, वो अफसाना लिखने बैठ जाते हैं और अफसाना पूरा कर लेते हैं। उन्हें ये नहीं अंदाज़ा कि हमें क्या नहीं लिखना, क्या हमें रोक के रखना है इसमें। हमें सिर्फ उसके इशारे देने हैं, वो हमारा नाक़िद ढूंढेगा हमने क्या क्या कहना है, क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो ये कुछ चीज़ें बहुत गौरतलब है। मुश्किल ज़बान नहीं होनी चाहिए अफसाने की, सिंपल ज़बान, आसान ज़बान। तो बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। लोग कहते हैं कि अब कोई इख्तिताम नहीं अफसाने का, कुछ नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए आप, लेकिन मेरे हिसाब से इख्तिताम ज़रूरी है अफसाने का, नुक्ता रूज़ ज़रूरी है अफसाने में पेश करने के लिए, अफसाने को मौसर बनाने के लिए। तो अलग अलग जहन होते हैं, अलग अलग जहन के अफसाना निगार होते हैं, अलग अलग मौजू पकड़ते हैं वो। तो मैं फिर भी ये कहूँगी कि मायूस कुन नहीं है मामलात, अफसाने के मायूस कुन नहीं है। बहुत अच्छे अफसाने लिखे जा रहे हैं और लिखे जाएंगे, अभी इनको थोड़ा वक्त चाहिए। बहुत शुक्रिया। कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप अफसाने के ताल्लुक़ से। ज़रूर ज़रूर। असल में निगार आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और मेरा भी मानना यही है कि इकबाल आशिर का एक शेर है कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत, बीत गई उम्र तो गज़लों पे जवानी आई। अब गज़लों पे जवानी लाने के लिए तो बुढ़ापा जब तक नहीं आता है, कायदे से अदबी बुढ़ापा, तब तक फ़न नहीं आता है। और ये फ़न हमें तलाश करना पड़ता है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आज ही लिखने बैठे, या अभी मुझे पता चला कि एक साहब 6 महीने से अफसाने लिख रहे हैं, उनका मजमूआ आ गया है। अब मैं अपने बारे में क्या बोलूं। नहीं, फिर वो ये भी है एक गड़बड़ कि वो फिर मनवाना भी चाहते हैं अपने को, तो जब ये रास्ता गलत है। मनवाना इसलिए चाहते हैं ना कि जब मजमूआ छप गया तो मनवाएंगे ही। अरे भाई मजमूआ अभी मत छपवाइए आप, अच्छा, थोड़ा सा समझ बना लीजिए। सोशल मीडिया से जैसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, अभी रक्षंदा साहिबा ने बयान किए, नुकसान भी है। वहाँ 2-4 अफसाने आ गए किसी का, उसमें कई 100 उस पर आपके कमेंट्स आ गए बहुत, और बहुत तारीफ़ें तारीफ़ें तारीफ़ें, वेरी गुड, वेरी नाइस, और ये और वो सब। बस अब दिमाग ख़राब तो होना ही है ना। सोचिए, अब हमारे ज़माने में ख़त आया करते थे, पुलंदे हो जाते थे इकट्ठा, एक कहानी पे 50-60 ख़त आते थे। अब उससे ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपको कमेंट्स मिल जाते हैं ख़त के बजाय, तो आप नुकसान दे हुआ ना फिर राइटर के लिए। सोशल मीडिया पर एक सवाल है मेरे पास, और अभी मैं करूँगा। तो नुकसान और फ़ायदे दोनों हैं। बिल्कुल। तो हमें सोचना कलमकार को है, सोचना कलमकार को। बिल्कुल सही कहा निगार आपने। असल में मामला यह है कि हम किसी चीज़ को कितनी शिद्दत से चाहते हैं जी। अगर हम ऊपरी तौर पर चाहते हैं कि हमारा कहानी लिखने से पहले मकसद शोहरत हासिल करना है, तो कहानी में वो चीज़, वो शिद्दत आ नहीं पाएगी। भाई ये इबादत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये फ़न इबादत है, इबादत है। ये आपको बरसहा बरस लग जाते हैं। आप यकीन ही नहीं करेंगे कि मुझे तो 10-15 साल एक कहानी को सोचते सोचते गुजर जाते हैं, और जब तक वो पागल नहीं कर देती है, मेरे कागज़ पे आती नहीं है। तो मैं ये नहीं कहती कि दूसरे लोग भी ऐसा करें, लेकिन ये कि सोचना तो ज़रूरी है, सोचना तो बहुत ज़रूरी है। इकबाल का एक शेर है ना कि अपने ही मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, तू मेरा ना बन सका ना बन अपना तो बन। तो अगर फ़न की तरफ कोई शख्स जा रहा है तो उसको उस पर डूबना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तब उसको कोई डूबेगा तो कोई मोती शायद मोती को मिल जाए। हाँ, ये तो जाहिर है, वो इबादत के ऊपर है आपकी। तो अब हम चलते हैं, अगला सवाल हमारा शबाना नज़ीर साहिबा से है। इधर 25 सालों में, सवाल वही है तकरीबन, 25 सालों में जो अफसाने लिखे गए हैं उनमें किन किन अफसाने निगारों से आप मुतासिर हैं, और क्या कोई अफसाना ऐसा है जो अभी तक आपको याद रह गया जो 25 साल के में दरमियान लिखे गए हैं? देखिए, अभी तो ये 3 मेरी कलमकार सहेलियाँ मौजूद हैं यहाँ पर। इनके अफसाने, अब इनके सामने इनकी मैं क्या तारीफ़ करूं। लेकिन इनके अलावा अगर मैं आपसे कहती हूं तो जो अफसाना निगार जिनके अफसाने, जिन्हें मैं कहूं कि लीक से हटके हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जो सोचती हैं, उनमें मैं ज़किया मशहदी साहिबा को कहूँगी। ज़किया मशहदी साहिबा के अफसाने जब पढ़ो, वो हिंदी और उर्दू दोनों में उनकी गिरफ्त है, और उनके अफसाने पढ़ के वो सही मानों में सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और उनका एक अफसाना माँ,
उसको मैंने 2 बार 3 बार पढ़ा और मैं अभी भी सोचने पर वो हूँ कि वो कोई औरत कैसे एक जो माँ के मकाम पर थी वो कैसे इस तरीके से एक्शन उसका हो सकता है, वो किस तरीके से इस तरीके से बिहेव कर सकती है। तो ज़किया मशहदी साहिबा के अफसाने मुझे बेहद पसंद है। बहुत शुक्रिया। रक्षा दरूवी साहिबा, मैं आपकी तरफ फिर आ रहा हूँ और इस बार वही सवाल है जैसे अभी आपने हिंदी कहानी का जिक्र किया था। उर्दू कहानी और हिंदी कहानी में अगर हम तकाबुली मुताला करने लगें तो आपको क्या लगता है कि हिंदी कहानी आगे है या उर्दू कहानी आगे है? आप उसलूब, ज़बान व बयान और जो हमारे मौज़ूआत हैं उसके हवाले से इस बारे में बताएं। हिंदी और उर्दू कहानी के बीच तो मुकाबला नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, क्योंकि दोनों ज़बानें हम बोलते हैं, लिखते, पढ़ते हैं और ज़्यादातर लोग दोनों ज़बानों में पढ़ते भी हैं। बस इतना ही जो मैंने अभी कहा आपसे कि अगर नौजवान किसी भी ज़बान के हैं, हिंदी के हैं या उर्दू के हैं, तो वो जदीद कहानी लिखते हैं। मैं नौजवान नहीं हूँ, लेकिन मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं आज की कहानी लिखूँ, ना कि वो 50 या 60 साल पुराना जो एक रवायती तरीक़ा था वो नहीं होना चाहिए। उसलूब तो खैर हर एक का अपना होता है, जैसे कि निगार साहिबा ने कहा कि फैज़ी साहब अलग तरह लिखते हैं, शहनाज का कुछ और तरीक़ा है, मेरा कुछ और तरीक़ा है। तो उसलूब तो मैं नहीं मानती कि कुछ होता है, वो हर कहानीकार का अपना होता है और उसका नकल भी कोई नहीं कर सकता है किसी तरह से। बस यही है कि जदीद तर्ज़ की कहानी लिखें, नौजवान भी लिखें तो अच्छी ही होगी मेरा ख़्याल है। और मुकाबला तो मैं नहीं करूँगी बिल्कुल, क्योंकि मैं बायस्ड नहीं हो सकती दोनों ज़बानों से। मेरे लिए दोनों ज़बानें बहुत ही अजीम, बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छा, मुझे लगता है अच्छा लिखा जाता है। जी, वो हमारे शहर की एक शायरा हैं कमर कदीर एरम, उनका एक शेर याद आ गया आपकी बात पे कि एक को एक पे तरजीह दे नहीं सकती, एक को एक पे तरजीह दे नहीं सकती, अपनी दोनों ही आंखों से मोहब्बत है मुझको। तो शहनाज, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। 21वीं सदी में जो अफसाने लिखे जा रहे हैं उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का जो ज़िक्र है, एआई जैसे मौज़ूआत का ज़िक्र है, वो अफसाने किस तरह मायने में, क्या वो अफसाने को बढ़ा रहे हैं, तरवीज या तरक्की दे रहे हैं, या ऐसा ही है सिर्फ वो उस चीज़ों को ले लिया उन्होंने? आप मेरा सवाल समझ रही? नहीं, दोबारा सवाल कीजिए आप। क्या जो आज 21वीं सदी में अफसाने लिखे गए हैं, नई नस्ल लिख रही है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ज़िक्र आता है, एआई का ज़िक्र जो आता है, तो क्या वो सिर्फ ज़िक्र ही है? ज़िक्र से मुराद ये है कि ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे आपने उसको नएपन की वजह से उसमें डाल दिया, या उसमें अफसानियत, कहानीपन आ रहा है, और क्या ये कहानी को आगे बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है? मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, मिसाल देता हूँ। मान लीजिए हमारे आपके शहर के एक तौसीफ़ बरेलवी साहब हैं, उनके अफसाने को नज़र में रख कर बताइए कि वो अफसाने कहाँ जा रहे हैं। मैंने उनके अफसाने पढ़े ही नहीं है, माजरा। अच्छा, चलिए, सवाल मुझे दे दीजिए। हाँ प्लीज़ आप जवाब दे सकती हैं। तौसीफ़ के अफसाने बहुत ही मॉडर्न है, मैंने पढ़े हैं, मेरे पास उनका मजमुआ भी है और मैं हैरान हो गई कि वो कितना अजीब तरह से लिख रहे हैं आजकल। और बिल्कुल मॉडर्न तरीक़ा है उनका, बहुत छोटी कहानी होती है और एआई का बड़ा इस्तेमाल होता है उसमें। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा उनका लिखना। मर्द हो के भी वो औरत की तरह भी उन्होंने कई अफसाने लिखे हैं और बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी पे लिखते हैं, साइंस उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं तो उनको आज का अफसाना निगार मानती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो और बहुत उम्दा लिख रहे हैं। मेरे ख्याल है सबको पढ़ना चाहिए। शुक्रिया। बहुत अच्छा निगार आप, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम कोई कहानी लिखते हैं तो पेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है पेन के साथ हमें पेन भी होता है। ओहो, तो कुछ क्या पेन के साथ आपने पेन का भी महसूस किया है? देखिए, जब तक पेन नहीं होगा आपको पेन हाथ में नहीं आएगा। आप कहानी कहना, दर्द सहना है, जहर पीना है, अश्क बहाना है। कहानी ऐसे नहीं बनती है भाई। आपके हाथ में कलम तो बाद में आएगा, पहले तो दर्द आएगा। तो सवाल तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन मैं अपना ही तजुर्बा बयान कर सकती हूँ। मुझे आप ही का तजुर्बा कि दर्द हमें पहले होगा, पेन हमें पहले होगा, और कुछ भी आपने देखा हो, कोई एक्सीडेंट हो, कोई हादसा हो, कुछ वाक़या हो,
जब तक आपके दिल में नहीं आएगा, वो दर्द नहीं पैदा करेगा, तो वो पेन कैसे बनेगा? मुझे बताइए कैसे आएगा वो? तो पेन तो बहुत ज़रूरी है, वो हिस्सियत की निशानी है, ज़िंदगी की निशानी है पेन तो। अगर हम ज़िंदा हैं तो दर्द होगा ना, और ज़िंदा हैं दर्द होगा तभी कलम हाथ में आएगा। तो ये तो बहुत गहरा रिश्ता है इन दोनों का, लेकिन पहल दर्द से होगी, कलम बाद में आएगा। सलमा सिद्दीकी एक बार लिखती हैं कि कृष्ण ने मुझसे कहा कि मैं कहानी लिख रहा हूँ और कमरे में कोई नहीं आए, तो उन्होंने कमरा बंद कर लिया था। तो आगे लिखती है, कुछ देर बाद मैंने चुपके से कमरे में झाँका तो उनके चेहरे पे ऐसा लग रहा था, उनके पूरी बॉडी से, जिस्म से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही ज़्यादा किसी तकलीफ़ में है, दुख में है, दर्द में है। तो आपने सही कहा, जो कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, मुझे लगता है शायद सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं, जब तक हम उस दर्द में डूबते नहीं हैं, वो तकलीफ़ अपने पर झेलते नहीं हैं, तो शायद वो कहानी अफसाना नहीं बन पाता है। बिल्कुल भाई, मंटो कह चुका है कि मुर्गी के अंडे देने वाला दर्द जो होता है वो पागल फिरती है इधर से उधर, इधर से उधर। दर्द ज़ह जो है ना, दर्द ज़ह जो है वो कहानी पैदा करता है, वही कलम तक पहुंचता है, वही बयान में आता है। तो दर्द तख्लीक़ के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। और बग़ैर दर्द के तख्लीक़ आप कर लेंगे, लिख लेंगे, लेकिन क्या मज़ा आएगा उसमें? वो फिर वो आप दूसरे पढ़ने वालों को मज़ा नहीं दे पाएगा, दर्द का नशा नहीं दे पाएगा, दिल को नहीं छुएगी, ज़रा सा भी उसका असर नहीं होगा, तो फिर क्या लिखना? वो पढ़ने वाले पर, सुनने वाले पर तासुर नहीं छोड़ पाएगा। बस तो पेन से यही रिश्ता है। शबाना नज़ीर साहिबा, एक सवाल आपके लिए है। सोशल मीडिया पर जो अफसाने आ रहे हैं फेसबुक पर या व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके अफसानों से क्या आप मुतमईन हैं? वो जितनी तेज़ी से आ रहे हैं, रोज़ाना हज़ारों अफसाने छप जाते हैं, आ जाते हैं, तो उनमें जो अफसाने हैं, क्या वो अफसाने हैं या फिर सिर्फ शोहरत के लिए, या ऐसी हम बस लिख के चले जा रहे हैं? देखिए, तमाम अफसानों को किसी एक ज़ुमरे में रखना गलत होगा, चाहे वो सोशल मीडिया पे आएँ, चाहे वो प्रिंट मीडिया पे आएँ। हर एक में अपने अलग अलग ज़ुमरे हैं। जो रवा रवी में लिखे गए सिर्फ अफसाने हैं और उसमें अगर तासुरात देने वाले उनके अपने अज़ीज़ हैं, तो मैं समझती हूँ कि उन अफसानों में जब तक गहराई ना हो, गिराई ना हो, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप की बात की, अब व्हाट्सएप ग्रुप भी कैसे हैं? आपने क्योंकि बनात की बात कर दी थी, तो मैं अपने बनात की बात करती हूँ कि एक बनात है जिन्होंने एक मेयार अपना कायम किया है। तो अगर कोई अफसाना बनात में आता है तो हमें लगता है कि हाँ, सही मानों में एक अफसाना है जिस पे बात होगी, जिस पे गुफ्तगू होगी। लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनमें 2, 4, 6 लोग ऐसे हैं जो हर रोज़ अपना अफसाना, हर रोज़ उनकी कहानी कहीं छपी तो वो उसको डाल देंगे। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन एक साहब हैं, उर्दू एकेडमी का एक ग्रुप बना है हमारा, और उसमें हर दूसरे दिन वो अपना अफसाना अपना डालते हैं, बग़ैर ये सोचे समझे कि इस ग्रुप में और भी लोग हैं जो इसमें इस तरह से शामिल नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी शमूलियत को हमें थोड़ा बैलेंस करके चलना चाहिए। और जहाँ तक अफसानों के मेयार की बात है, तो अफसानों का मेयार तो चाहे वो प्रिंट मीडिया में है, चाहे वो छपा हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, वो उसका सबका अपना अपना मेयार है। जब तक अफसाना के अंदर कसक नहीं है, जब तक अफसाने में टीस नहीं है, जब तक अफसाना पढ़ने वाले के दिल में कहीं ना कहीं कुछ चुभो नहीं रहा है, तब तक वो अफसाना अफसाना नहीं कहलाएगा। तो वो चीज़ किसी भी मीडिया से आया हो, लेकिन अफसाने में अफसानियत होनी चाहिए, अफसाने की चाशनी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। रक्षांद्र साहिबा, आपसे एक सवाल है मेरे पास, और ये सवाल करने से पहले एक छोटी सी नज़्म मैं आपको सुनाऊंगा, 3-4 लाइनों की है, जुमलों की है, वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं सवाल करूंगा आपसे। और नज़्म ये है कि आपके पास लफ्ज़ थे, आपके पास लफ्ज़ थे, ख़याल था, आवाज़ थी। आपके पास लफ्ज़ थे, ख़याल था, आवाज़ थी। आपने खामोश रहने के लिए कितनी जिद्दोजहद की होगी। अब सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मौजू पर कहानी लिखना चाहती हैं, शिद्दत से लिखना चाहती हैं, लेकिन मसलहत के तहत आपने वो कहानी नहीं लिखी?
अक्सर हुआ है, कई बार हुआ है। कभी ख़ानदानी एतबार से कहानी नहीं लिखी कि घर वाले क्या कहेंगे, क्योंकि मेरी कहानियों में बताया निगार साहिबा ने कि बहुत शदीद किस्म का एक इश्क होता है, और हम लोग रवायती घरानों की औरतें हैं तो हम उस इश्क को बहुत बार नहीं लिखते हैं कि जब ये नाम मेरी कहानी के साथ जुड़ जाएगा तो शायद लोग ये समझेंगे कि ये मेरी कहानी है। तो वहाँ मसलहत पहले आती है जहाँ ख़ानदान का नाम आता है। दूसरी बात आती है कभी कभी समाजी तौर पर भी हम अपने को इस्टेब्लिश राइटर मान लेते हैं और उस लीक से हम हट के चलते हैं, बच के चलते हैं औरत होने के नाते। कई बार दिल चाहता है कि एक रक्षा वाले की ज़बान पे मैं कहानी लिखूं, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिसको हम अदबी ज़ुमरे में नहीं रख पाएंगे, और कहा जाएगा कि भाई एक औरत हो कि ये गालियाँ लिखती है, तो मैं वहाँ रुक जाती हूँ, वहाँ मुझे अपने को रोकना पड़ता है। मैं खामोश होती हूँ और मैं समझती हूँ कि नहीं, रक्षा वाले की कहानी नहीं लिखूँगी मैं, क्योंकि मैंने कई बार एक रक्षा वाले को बहुत करीब से देखा है आते जाते रास्ते में, और एक उसकी महबूबा भी होती है बराबर में जो चाय बनाती है। तो मैं कई बार सोचती हूँ एक कहानी लिखूँगी, लेकिन फिर जब उनकी मैं ज़बान सुनती हूँ तो वो ऐसी होती है कि मैं ख़ुद सोचती हूँ कि मैं नहीं लिखूँगी। तो ये मैंने ख़ुद इसको महसूस किया है। और समाज और ख़ानदान के बाद फिर हमारी कुछ और मजबूरियाँ भी हो सकती हैं जो हम कलम नहीं उठाते हैं। ये सवाल उसी ख़ानदान समाज की बात पहले इसके नहीं था। निगार आप इस बारे में कुछ फरमा रही थी। देखिए, ये औरत का अफसाना निगार होना ही एक अजूबा कह लीजिए और ऊपर से मौज़ूआत, भाई ख़ुद मैं अपनी कहानियों के कई दफ़ा घेरे में आई हूँ मौज़ूआत के हिसाब से, मौजू के हिसाब से। तो हमारे साथ तो ये झमेला है कि सवालिया निशान लग जाता है और बड़े टेढ़े मेढ़े सवाल आते हैं और हमें होना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। अभी मैं बिल्कुल, रतन सिंह साहब नहीं है, मरहूम हो गए हैं, मैं उनसे जुड़ी एक बात बताती हूँ जो बहुत छोटी सी, कि एक अफसाना मेरा शाये हुआ रिसाले में, और उसमें एक गाली है, बहन की गाली है। तो मर्द दे रहा है, लेकिन लिख दिया आराम से मैंने, डॉट डॉट लगा के, जो भी कर सकती थी उसमें बचा के। अब आप ये सोचिए कि रतन सिंह जी का फ़ोन आता है मेरे पास, कहानी तो बहुत अच्छी लिखी है तुमने, पर गाली की क्या ज़रूरत थी। तो मैंने कहा यार ठहरे मर्दी तुम, गालियों पे गालियाँ मैं ही बहुत सुन ठहरे चुका तुम हूँ। मर्दी। मैंने कहा इतने बड़े अफसाना निगार हो, एक गाली बर्दाश्त नहीं हो रही औरत के कलम से, मर्द की दी हुई। तो चुप हो गए वो, और कोई जवाब उनके पास नहीं था। तो हमारी तो गाली भाई कलम से, मर्द की दी हुई गाली हम लिख रहे हैं कि उसने ये गाली दी, तो वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो अब आप सोचिए अगर हम सेक्स पे कहानियाँ लिखने लगे हैं, और लिखना चाहते हैं हम, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखना चाहते, लिखना चाहते हैं, लेकिन भाई फिर वही है जो रक्षंदा साहिबा बता चुकी हैं, इश्क पर नहीं लिख सकते, सेक्स पर नहीं लिख सकते, और भी दुनिया में गम है मोहब्बत के सिवा। तो ये तो है हमारे साथ, दिक्कत है भाई। नहीं, वैसे ही आपके साथ नहीं है, मर्दों के साथ भी है, और वो बर्दाश्त कर लेते हैं लोग, औरत की नहीं करते। हाँ, ये बात सही है, लेकिन अभी रक्षंद्र साहब बैठी हैं, मैंने अपने नावल में जो गालियाँ लिखी हैं तो रक्षंद्र साहब को भी एतराज़ हुआ था और कई लोगों को एतराज़ हुआ। बाज़ाब्ता कहा गालियाँ लिखने की क्या ज़रूरत है। देखिए एक बात है, आप गैर ज़रूरी, मैं भी हो सकती हूँ, अगर गैर ज़रूरी गाली का इस्तेमाल है तो वाकई एतराज़ की बात है, लेकिन अगर पूरी कहानी ही उस गाली पर है। नहीं, आपने सही कहा, आप सोच के देखिए ना, आपने सही कहा कि जब यानी किसी गाली से इंसान को तकलीफ़ पहुंची है, उसको दर्द हुआ है, उसकी बेइज्जती हुई है, और उसने उसको कहानी डेवलप की है, तो आपको देना ही पड़ेगा ना, वो लिखना ही पड़ेगा ना। आपने बिल्कुल सही फरमाया, नहीं दी है वो। आपने बिल्कुल सही फरमाया। जब मैंने अपने नावल में कैरेक्टर्स में गालियाँ कहलवा रहा था तो पहले मैंने डॉट डॉट लगाया था जी। डॉट डॉट लगाने के बाद तो कैरेक्टर सामने आ गया मेरे, बोले ये क्या बदतमीज़ी है कि आपके प्रोफेसर लोग, पढ़े लिखे लोग गालियाँ बकते नहीं हैं। तो और वो कैरेक्टर तो सड़क वाला था। अरे भाई, कैरेक्टर तो सोने नहीं देता है, आप ज्यादती करेंगे उसके साथ तो वो तो नींदें हराम कर देगा खड़े होके। तो बहरहाल ये तो बात है कि समझ चुके। शुक्रिया। अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि हम सब 2-3 मिनट में अपनी कोई तहरीर सुना दें, और शुरुआत मैं कर देता हूँ। एक अफसानचा है मेरा, 4-5 जुमलों का है,
अफसानचे का नाम है झटके का गोश्त। होटल के कमरे में साहब ने रूम सर्विस को ताकीद की, और हाँ सुनो, मैं झटके का गोश्त नहीं खाता हूँ। लड़के ने कहा, जी सर, हमारे यहाँ हलाल के गोश्त मिलता है, एकदम ज़िबा किया। आप फिक्र नहीं करें, हम झटके का गोश्त नहीं होगा। लड़का ऑर्डर लेकर जाने लगा। साहब ने आवाज़ दिया, ये ज़रा सुनो, क्या आपके यहाँ ये वाला गोश्त, गरम गोश्त मिलता है? समझ रहे हो ना? लड़का मुस्कुराया, हाँ साहब, क्यों नहीं, मिलता है, ज़रूर मिलता है। तो डिनर के बाद इसका भी ऑर्डर लिख लें। लड़का ऑर्डर लेकर जाने लगा। जाते जाते रुका और मुड़कर साहब से बोला, साहब ये गरम गोश्त हलाल का हो या? तो मैं निगार आपसे गुजारिश करूंगा, अपना कोई ऐसी तहरीर जो 1 से 2 मिनट में हो वो सुनाएं, या कोई पैराग्राफ सुना दें। रक्षण रोही साहब प्लीज़ आप बता दीजिए। 1 से 2 मिनट में, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। मेरी कहानी है तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी की वजह से, और ये मोहब्बत की कहानी है, सुन लीजिएगा ज़रा। टैक्सी आ गई मुझे एयरपोर्ट ले जाने के लिए। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और टैक्सी में बैठ गया। धीरे चलो, मेरे कहने पर ड्राइवर ने टैक्सी की रफ़्तार कम कर दी। ईनू टेम्स के किनारे ऊंचे लैम्प पोस्ट के नीचे रेलिंग से लगकर खड़ी थी। रोको, मैं मुस्कुराया। उसे यकीन था मेरे आने का। वो मेरे करीब आ गई। उसके सुनहरे बाल मेरे शाने पर आ गिरे। वो मुझे देखे जा रही थी। वो अपनी आंखों में भर आए जुदाई के एहसास को छुपाती रही। मैं सोचने लगा, हम क्यों हैं समंदरों की तरह अमीक और लहरों की तरह पुरशोर, और साहिल की तरह खुश्क और रेत की तरह गर्म, और चांदनी की तरह बेइल्तफ़ात और डबल चेहरों वाले। मैंने उसके कान के करीब होकर पूछा, मेरे हाथों ने उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया। वो मुझसे बोली, तुम अपना ख्याल रखना। उसकी आवाज़ शिद्दत जज्बात से भारी थी। मैंने उसके कान के करीब जाकर कहा, फिर मेरी बीवी बनने की कोशिश? अच्छा हुआ, कई सदियां गुजर गईं। देव हैकल जहाज़ के सायरन बज उठे। दरियाए टेम्स का ब्रिज धीरे धीरे खुलने लगा। उसके दोनों हिस्से एक ऊंचे फाटक बन गए। एक लम्हे के लिए बिग बैन के घंटे से ये दिलगीर आवाज़ आने लगी। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि उसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। अपना प्रोजेक्ट इस साल पूरा कर लेना। मैंने उसके सर पे हल्की सी थपकी दी। इनू ने अपना रुख दरिया की तरफ मोड़ दिया। मैं टैक्सी में बैठ गया। शफ़ाफ़ आसमान पर अचानक सर्द धुंध की चादर तन गई। फ़्लाइट में बैठकर मैंने अपने हैंड बैग में रखी इनू की पसंद की सब्ज़ नीलगों साड़ी को छूकर देखा। उसी दिन शाम को मॉनसून स्टोर से मैं ये साड़ी ख़रीद लाया था। बहुत शुक्रिया रक्षा नरूवी साहिबा। और शबाना नज़ीर साहिबा, आप कुछ अपना अफसाना सुना दीजिए। एक बहुत मुख्तसर अफसाना मैं पेश करूंगी। माँ तुझे सलाम। परवीन को अपने इस आरामदेह और कुशादा घर में तन्हा रहते हुए तकरीबन 4 साल होने को आए थे। शौहर के इंतकाल के बाद उसने यही बेहतर समझा, बेटा बहुत बड़ा अफसर है, तबादला होता रहता है, अपनी ज़िंदगी में खुश है, माशाल्लाह 2 बच्चों का बाप है। इस मर्तबा तबादला इसी शहर में हो गया, मगर दफ्तर माँ के घर से 20-25 किलोमीटर दूर है, इसलिए दफ्तर के करीबी घर का इंतज़ाम कर लिया गया। कभी कभार परवीन चली जाती है, कभी कभार वो लोग आ जाते हैं, कभी कभी मैसेज भी हो जाते हैं और मैसेज का जवाब अक्सर इमोजी से ही दिया जाता है। 4 दिन पहले बेटे का मैसेज आया था, इस वीकेंड पर आएंगे हम लोग। इस एक जुमले ने परवीन के जिस्म में नई जान सी डाल दी। ऑर्डर करके मटन चिकन मंगवाया, रात से ही तैयारियां शुरू कर दी। फजर पढ़ने से पहले बिरयानी के लिए सेला चावल भिगो दिए। 3 घंटे तो भीगने ही है ना। खाना पूरी तरह तैयार है, मीठा नहीं बन पाया तो परवीन ने सोचा आइसक्रीम ऑर्डर कर दूंगी।
नहा धोकर कपड़े बदलकर अब परवीन बच्चों के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार थी। घंटी बजी, लगा जैसे जलतरंग की लहरें दौड़ गई हों। परवीन खुशी से दरवाजे की जानिब दौड़ी, बाहें बेचैन थीं अपने बच्चों को गले लगाने के लिए। दरवाज़ा खोला, सामने बेटे का ड्राइवर हरीश बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए खड़ा था। गुलदस्ते के साथ एक छोटा सा लिफाफा भी लगा था। जितनी देर में परवीन लिफाफा खोलती उतनी देर में हरीश बोल उठा, मैम, असल में मैडम जी ने साहब को बताया नहीं था कि वो अपनी फ्रेंड के घर जाने का प्रोग्राम बना चुकी हैं। आप तो घर की ही हैं ना, बस उन्हें अभी वहीं छोड़ के आ रहा हूँ। कान ये सुन रहे थे और आंखें पड़ रही थीं। मम्मी सॉरी, ऑफिस का कोई ज़रूरी काम आ गया, मिलते हैं जल्दी ही। परवीन ने लापरवाही से फूल मेज़ पर रख दिए। हालांकि उसका मामूल था कि वो फूलों को फ़ौरन ही सलीक़े से गुलदान में सजा देती थी, क्योंकि वो जानती थी फूल बड़े नाजुक होते हैं। हरीश को बैठने का इशारा करके वो किचन में गई, 2 गिलास पानी लाई, 1 गिलास हरीश को देकर दूसरा गिलास लेके खाने की मेज़ पर बैठ गई। घूट घूट नहीं, बूंद बूंद करके उसने पानी पिया। गिलास खाली करने के बाद जमा कर मेज़ पे रखा और थोड़ा बुलंद आवाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कह के खड़ी हो गई। यूँ लगा कि जैसे किसी नतीजे पर पहुंच गई हो। हरीश सन्नाटे में आ चुका था। परवीन ने प्लास्टिक के डब्बे निकाले, सारा खाना इनमें भरा, सब डब्बों को एक बैग में सेट करके मेज़ पे रखा और कमरे में चली गई। बाल दुरुस्त किए, लिपस्टिक लगाई, काला चश्मा लगाया, घर की चाबी पर्स में रखती हुई कमरे से बाहर आई। मेज़ से खाने का बैग उठाया। हरीश घबराकर खड़ा हो गया, उसके करीब गई। उसने बैग हरीश को देते हुए कहा, लो, ये अपनी फैमिली को खिला देना, वो लोग खुश हो जाएंगे। हाँ, इसमें मीठा नहीं है, लो ये पैसे, आइसक्रीम ऑर्डर कर देना। हरीश बुद्ध बना खड़ा था। अरे चलो, रास्ते में जहाँ बहुत रोशनी होती है, जहाँ बहुत भीड़ होती है, जहाँ बहुत लोग होते हैं, वो है ना सिल्वर सिटी मॉल, मुझे वहाँ उतार देना। बहुत खूब, बहुत बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। तो निगार आपा, आप 2 मिनट में अपनी बात सुनाएं। मैं समझ रही थी, मैं घड़ी देख रही थी कि वक्त हो रहा है, तो 2 मिनट में मैं कहानी तो कोई भी नहीं, क्योंकि वो फिर मज़ा नहीं रहेगा। मैं ऐसा कर देती हूँ, एक छोटी सी नज़्म सुना देती हूँ। हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेहरबानी। ये आपने अभी पेन और पेन की बात की थी, तो मुझे मौके से एक नज़्म मिल गई है। नज़्म का उन्वान है एल्बम। मेरे पास कुछ एल्बम पुरानी थी, मेरे पास कुछ एल्बम पुरानी थी, 4-5 या शायद इससे भी ज़्यादा थीं। तस्वीरें थीं उसमें घर के प्यारों की, तस्वीरें थीं उसमें घर के प्यारों की, अजीज़ों दोस्तों मेरी तुम्हारी और बच्चों की। तस्वीरें थीं उसमें घर के प्यारों की, अजीज़ों दोस्तों मेरी तुम्हारी और बच्चों की, रंग बिरंगी खुशकुन सुनहरी यादों की, रंग बिरंगी खुशकुन सुनहरी यादों की। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ, 7 सुरों में एक सुर खामोश हुआ। फिर अचानक ऐसा हुआ, 7 सुरों में एक सुर खामोश हुआ, और यकायक सब कुछ बदल गया, और यकायक सब कुछ बदल गया। तुम्हारी और मेरी जो तस्वीरें थीं एल्बम में, तुम्हारी और मेरी जो तस्वीरें थीं एल्बम में, उन सभी का रंग भी फीका हुआ, उन सभी का रंग भी फीका हुआ। दिल खुद से बेगाना हुआ, तन्हाई से याराना हुआ, दिल खुद से बेगाना हुआ, तन्हाई से याराना हुआ। मैंने अब नए ढंग से ये दुनिया सजा ली है, मैंने अब नए ढंग से ये दुनिया सजा ली है। तुम्हारी तस्वीरों को यकजा कर एक नई एल्बम बना ली है, तुम्हारी तस्वीरों को यकजा कर एक नई एल्बम बना ली है। तुम अब हर वक्त मेरे साथ रहते हो, तुम अब हर वक्त मेरे साथ रहते हो, मेरे ख्वाबों में बसते हो, बातें भी करते हो, हंसते और मुस्कुराते हो।
तुम अब हर वक्त मेरे साथ रहते हो, मेरे ख्वाबों में बसते हो, बातें भी करते हो, हंसते और मुस्कुराते हो, अक्सर आहट भी करते हो, अक्सर आहट भी करते हो। मगर जाना मुझे अब ऐसा लगता है, मगर जाना मुझे अब ऐसा लगता है, मेरा दिल मेरे सीने में नहीं इस एल्बम में धड़कता है। बहुत बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। तो शहनाज, बहुत शुक्रिया। अब मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ आप 2-3 मिनट में अपनी कोई तहरीर, कोई अफसानचा सुनाए दें। अफसानचे मैंने लिखे नहीं है और अफसाना 2-3 मिनट में क्या ही सुनाया जा सकता है। कोई इक़्तिबास जो आपको बहुत अच्छा लगता हो किसी कहानी का, वो सुना दें। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट में मैं इस कहानी सुनाने के बजाय आपके सवाल का, आपने जो मुझसे सवाल किया था, तो नई नस्ल में, तो आपने नई नस्ल में पूछा था। नई नस्ल में मैंने ऐसी कोई कहानी नहीं पढ़ी है जिसमें एआई के इस्तेमाल पर लिखी गई हो कहानी। हाँ, साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आप पूछ रहे थे, तो साइंस और टेक्नोलॉजी, मैंने एक मजमून लिखा था शमोइल अहमद के अफसानों में साइंसी इस्तिलाहात का तख्लीकी इजहार। तो वो मजमून मैंने 2013-14 में लिखा था। लेकिन उसके बाद मैंने मिर्ज़ा अतहर बेग का नावल पढ़ा, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तख्लीकी तौर पर और मौका महल की मुनासबत से किस तरह किया जाता है। तो अगर किसी को पढ़ना है या आप जानना चाहते हैं तो मिर्ज़ा अतहर बेग का नावल ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके अलावा मैंने नहीं पढ़ा और कहीं। बहुत शुक्रिया शहनाज। और यहाँ पे जो भी गुफ्तगू हुई है उसमें अच्छी कहानी या अच्छे अफसाने का सारा इन्हिसार इसी बात पर है कि याद रह जाए। पसंद और नापसंद से कतई नज़र सिर्फ इस पर है कि कहानी याद रह जाए। तो अगर याद रह जाने वाली कोई चीज़ है तो वो वही है, नावल मैंने पढ़े हैं। नहीं, आपने सही कहा शहनाज कि कहानी याद रह जाने वाली ही बेहतर होती है। और जहाँ तक साइंस है, टेक्नोलॉजी का सवाल है, मैंने भी बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं। अगर आपने मेरा मजमुआ नए हमाम पढ़ा है तो उसमें बहुत सी कहानियाँ आपको ऐसी मिलेंगी जो साइंस पर हैं, टेक्नोलॉजी पर हैं। और एक कूड़ा घर एक कहानी है जिसमें मैंने बहुत पहले एक साइंस की बात की थी। बहरहाल मेरे ख़्याल में ये महफ़िल हमारी बहुत खुशगवार, बहुत अच्छी रही। और हमारे पास वक्त होता तो ये सिलसिला कायम रहता है और चलता रहता, लेकिन वक्त की खूबसूरत और बदबख्ती यही है कि वक्त हमें मिलने का मौका भी देता है और बिछड़ने को मजबूर भी करता है। जो यहाँ पर गुफ्तगू रही वो सबसे अहम बात उसमें ये थी कि कहानी वो अच्छी होती है जो याद रह जाए। मुझे एक हिंदी की कहानी है, सुकेश सहानी, आप जानती होंगी, सुकेश सहानी की बहुत छोटी कहानियाँ याद आ रही हैं। इस पर हम अपनी बात ख़त्म करेंगे और मैं अक्सर वो सुनाता हूँ। कहानी यह है कि सुअर और गाय शहर से जंगल की तरफ भागे चले जा रहे हैं। शहर और जंगल की बॉर्डर पर, सरहद पर उसे कुत्ता मिलता है। कुत्ता पूछता है, क्या हुआ, क्या शहर में फिसाद हो गया, इतनी तेज़ी से भागे चले आ रहे हो? तो दोनों एक साथ कहते हैं, गाय और सुअर, फिसाद हुआ नहीं है, होने वाला है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस हम दोनों को ढूंढा जा रहा है।